तंतु से वस्त्र तक। पहले पूज्यों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े के दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती से के थे, मगर उसके पास उन्हें मफलर शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहले अबूझों का अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने ऊनी मफलर, एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की एक दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेलिया बूझों ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने का चादर, कम्बल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया, झाड़न, डस्टर आदि सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लेषित के रूप में की। क्या आप इन वस्त्रों को कुछ पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। कपड़े से कोई धागा या तंतु खींचना। धागा तांगा दिखाई न दे, पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम देखते हैं तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तांगा बाहर निकाले। इस तांगे के टुकड़े को मेज पर रखें। इस तांगे के टुकड़े एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरों से यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है? सुई में तागा पिरोने और डालने का प्रयास करते समय अपने ऐसा ही परीक्षण किया। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता। ऐसा होने पर तागे को सुई की नोके से गुजरना कठिन हो जाता। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे तंतु कहते हैं। वस्त्र तागा धागों से मिलकर बनते तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते। ये तंतु कहाँ से आते? कुछ वस्त्रों जैसे सूती हो गया, जूट हो गया, रेशमी हो गया, ऊन के पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई, जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के तंतु उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम किससे जंतुओं से प्राप्त होते हैं? ऊन भेड़ अथवा बकरी के कार्तिक ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। जो रेशमी तंतु होते हैं, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तत्वों का ही उपयोग किया होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तंतुओं से निर्माण किया जाता है। इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिन संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। बूझों ने यहाँ दिखाए गए कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा और उन्हें योद्धा पहनते हैं। वह यह जानने का चाहते थे क्या ये किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल की बोतल व लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए और इसे खींच कर
पृथक कीजिए, इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किए? छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती? इसे खेतों से उगाया जाता है। कहाँ से उगाया जाता है? खेतों से। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है, जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूट कर खुल जाते हैं। अब कपास के तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास के खेत देखे हैं जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफल इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। साधारणतः इन कपास बलों को कपास चयन जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों कंकतन अथवा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। पारंपरिक ढंग से जो कपास है हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जूट जूट पटसन तंतु पटसन पदार्थ के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में इसकी कृषि जो है वर्षा ऋतु में की जाती है पटसन की। भारत में पटसन प्रमुख रूप से जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों में कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तना गल जाता है। ऐसा करने में तना क्या हो जाता है? गल जाता है। उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों से पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को किसमें धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है? सूती धागे कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे तर्जनी के बीच कुछ रुई के छोटी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? रेशों के तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बने वस्त्रों से खादी पहनने, ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। इनमें से दो प्रमुख बुनाई विधियाँ हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने ध्यान से दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों से जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है मिलकर बनते। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों का बुनने का प्रयास करते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या आपने कभी यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी नकली तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे को खींच कर देखा? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल तागा
धागा लगातार खींचता चलता आता है, तब वस्त्र उड़ता जाता। अब मुझे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बनाई जाती है जो बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से, मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहले यह जानना चाहती है कि आप नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किस वस्त्र को देखा है। इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय के पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है। ये प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, वल्फ, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतु की चर्म समूह अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ, घासों को बुनना, चटाइयाँ, डालियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन, बालों को आपस में ऐंठ देकर लंबी लड़ियाँ बनाने, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक प्रकार का पादप है जिसे प्राकृतिक जंतु से प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे और शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नता आ गई, परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज की साड़ियाँ, धोतियाँ, लुगड़ी, पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तिरेशे, कताई, तागे बुनाई, पढ़ाई आदि। रुई हो गया, वस्त्र, तंतु, कताई आदि। धन्यवाद।